डियर स्टूडेंट, आज फिर से आपको हमारे YouTube चैनल एकेडमिक पॉइंटर में आपका स्वागत है। इसमें आज की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक केमिस्ट्री, एकदम जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब यह है कि जहां से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है या जहां से केमिस्ट्री को लिया गया है, जिसमें आपका 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासों के लिए होगी ये बेसिक केमिस्ट्री। जहां से केमिस्ट्री को ऊपर उठाया जाता है, जहां से केमिस्ट्री को पढ़ना या लिखना सीखा जाता है, हम वहां से आज आपको ले चलते हैं। तो इसमें हम आपको केमिस्ट्री में सर्वप्रथम हम एटम्स के बारे में बताते हैं, परमाणु के बारे में बताते हैं कि परमाणु है क्या। तो आइए देखते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु परमाणु जो होते हैं एक स्वतंत्र कण होते हैं और अविभाज्य कण भी होते हैं। उन्हें अविभाज्य भी कहते हैं कि जिनको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु एक स्वतंत्र कण होता है और अविभाज्य होता है कि जिनको आप दोबारा विभाजित नहीं कर पाएंगे। जैसे ये पेन है, मार्कर है, इसको आप तोड़ते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटेंगे ना तो लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि जिसको आप दोबारा नहीं काट सकते हैं। एकदम ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा, इसको पटक दीजिए, तोड़ दीजिए, लेकिन तोड़ने के बाद लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसको आप दोबारा फिर काट नहीं सकते हैं, एकदम से नहीं काट पाएंगे। वो जो लास्ट में आपका बचता है उसी को हम कहते हैं क्या? परमाणु। उसी को परमाणु कहते हैं। फिर दोबारा उसको काटने की जरूरत नहीं होती है, कटेगा ही नहीं, तो लास्ट में जो बचेगा उसी को परमाणु कहते हैं। इसलिए परमाणु की डिफिनीशन में ये बता दिया जाता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है और स्वतंत्र कण होता है जिसको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कहते हैं परमाणु। तो कुल परमाणुओं की संख्या होती है 118। इन 118 परमाणुओं को हम ऑर्बिटलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इन 118 एलिमेंट्सों को उसमें इंक्लूड करना है, जिनमें से हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का सहारा लेते हैं और इसमें जितने भी परमाणु है इसको कैटेगरी वाइज उसमें रखते हैं। क्योंकि परमाणु में आपको धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा और उपधातु भी मिलेगा, तो इनको हम अलग अलग मॉडर्न पीरियडिक टेबल में व्यवस्थित करते हैं। तो उनको हम ये जो 118 एलिमेंट्स है पीरियडिक टेबल है, इसको हम आपको अगली वीडियो में देंगे। और आज हम आपको परमाणु बताते हैं और परमाणु के बाद बताएंगे तत्व क्या होता है, तत्व के बाद क्या होता है, यौगिक क्या होता है। ये परमाणु जो होता है एक स्वतंत्र कण होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये बस 20 एलिमेंट्स यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं। इन यूजफुल एलिमेंट्सों को हमको ध्यान में रखना है और इन्हीं का यूज होता है। और बाकी इसके बाद जो आपका 10 एलिमेंट्स आ जाता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, ये 10 एलिमेंट्स आपके होते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक होते हैं और ये डी ब्लॉक होते हैं, लेकिन इनकी वैलेंसियां स्थिर नहीं होती है, ना तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर स्थिर होता है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए हमको ये 10 परमाणुओं को विशेष ध्यान नहीं देना होगा, बस हमको 1 से लेकर के 20 तक के परमाणुओं को ध्यान में देना होगा, जो आपका हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम एटम्स तक है, बस इसको हमको ध्यान में देना होगा। इन्हें को हम कहते हैं क्या? परमाणु। जो परमाणु है आप स्वतंत्र हैं, इनको आप दोबारा काट नहीं सकते हैं। जैसे आप जो है ये फास्फोरस मैंने लिख दिया, फास्फोरस को काटिए, इसका अर्थ निकलना चाहिए, कटेगा ही नहीं फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस क्या है? स्वतंत्र है, अकेला है, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्या? परमाणु। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट्स होंगे या जितने भी 118 परमाणु हैं, वो सभी क्या है? आपके परमाणु हैं, क्योंकि उनको फिर आप जो है दोबारा 2 भागों में विभाजित नहीं कर पाएंगे, उसी को हम कहते हैं परमाणु। अब आइए हम आपको बताते हैं तत्व। तत्व क्या होता है?
इसमें क्या होता है कि तत्व में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने कुछ ऐसे केमिस्ट्री में देखा होगा, एक ही बताते हैं, जैसे लिखा रहता है H2O2 N2 Cl2, ये सब इनकी स्टेट जो होती हैं वो गैसीय होती हैं, गैसीय अवस्था में होती है। और N2O2 H2 Cl2 इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम बोलते हैं तत्व। तत्व क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है N2, ये नाइट्रोजन है N2, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन का ही आपको एटम्स इसमें दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन के अलावा इसमें आपको कोई भी एटम्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहा जा सकता है, कहा जा सकता नहीं, कहते ही है कि जब समान प्रकार के परमाणु आपस में भाग लेते हैं, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में भाग लेते हैं तो वो तत्व बनाते हैं। जैसे आपने देखा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम सेम, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सेम सेम, क्लोरीन में Cl और Cl सेम सेम, ये तो इनको हम कहते हैं तत्व। तो तत्व की डेफिनेशन होती है कि तत्व जो होते हैं ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। जब समान प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होंगे तो उनके हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे को हम कहेंगे तत्व H2O2 N2 Cl2, ये अब तत्व भी क्लियर हो गया होगा आपको कि फिर से देख लीजिए तत्व किसे कहते हैं। कि मैंने आपको बताया कि जो तत्व होता है वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बना होता है, तो उसे हम कहते हैं तत्व। जैसे N2, ये मैंने आपको बताया N दो बार है, और इसमें आप देख रहे कोई अन्य एटम्स नहीं है, कोई अन्य परमाणु नहीं है, अगर H2 है तो H ही है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब आइए यौगिक। यौगिक क्या होता है, जैसे इसमें जो भी परमाणु होगा या जो भी तत्व होगा, तत्व इसमें जब भाग लेगा तो भाग लेने के बाद इसका रासायनिक संयोग होता है। रासायनिक संयोग का मतलब है ये रासायनिक विधियों द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने लिया H2 और आपने लिया O2, आप बताइए ये भी तत्व है ये भी तत्व है, ये हाइड्रोजन तत्व या ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन सेम है हाइड्रोजन सेम है। तो जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद जो बनता है उसको हम कंपाउंड्स कहते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। लेकिन परमाणु एक सरल अनुपात में होता है, एक सरल रेशियो में व्यवस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं यौगिक। फिर से देखिए बताना क्या चाह रहा हूं मैं कि जो यौगिक होता है उसमें दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाएंगे। और वो जो यौगिक होते हैं उनके परमाणु एक सरल अनुपात में व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं यौगिक। अब ये दोनों का जब रासायनिक संयोग होगा H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। आज की वीडियो में आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा कि कैसे फार्मूले को बनाया जाता है। अभी तक तो आप याद करते थे, लेकिन अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको फार्मूला बनाएंगे, बताएंगे कैसे बनेगा। जैसे H2O बना तो क्यों बना, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको जानना बहुत जरूरी होगा। जब तक हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जान पाएंगे, या जब तक आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जान पाएंगे जिसको वैलेंसी कहते हैं, तब तक आप फार्मूले को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखना पड़ेगा, तो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया किया, H2O बनाया। जब H2O बनाया तो जो H2O होता है ये कंपाउंड्स होता है, इसे हम कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें अभिक्रियाओं द्वारा बना हुआ है। ये जब रासायनिक संयोग द्वारा बनता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। और वो जो यौगिक होता है उसके परमाणु जो होते हैं वो सरल अनुपात में व्यवस्थित होते हैं। H2O हो गया, NH3 हो गई, अमोनिया हो गई, इस तरीके से जितने भी आपको फार्मूला देखे C6H12O6, ये सारे आपके क्या हो गए, कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं। H2SO4 ये भी एक क्या होता है, यौगिक होता है, इसे हम यौगिक कहते हैं। ये रासायनिक संयोगों द्वारा बनते हैं, रासायनिक संयोगों द्वारा बनेंगे, इन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो देखिए 1 ईयर में इसकी मैं डिफिनीशन आपको बता दे रहा हूं। यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग द्वारा कोई जब नया उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। लेकिन वे परमाणु एक सरल अनुपात में व्यवस्थित होते हैं। जैसे H2O, यहाँ वैलेंस की बात नहीं हो रही है, वैलेंस नहीं करेंगे अभी, आप सोचते होंगे यह संतुलित अभिक्रिया है। तो इसमें H2O एक कंपाउंड है,
इनका जो परमाणविक रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स हाइड्रोजन है और 1 टाइम्स ऑक्सीजन है। 2 बार हाइड्रोजन और 1 बार ऑक्सीजन है। ये बना यौगिक। क्योंकि यौगिक जो होता है वो तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। जब तत्वों का रासायनिक संयोग होगा तभी यौगिक का निर्माण होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, परमाणु, तत्व, यौगिक। आइए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये देखिए कोई भी परमाणु एक्स, जेड, ए, इसको लेके चलिए। एक्स कोई भी एटम्स हो सकता है, एनी एटम्स। एक से लेकर के 118 परमाणुओं में कोई भी आप एलिमेंट्स ले लीजिए, एक्स इज अननोन। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है, अभी हम कोई एटम्स रख करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो जेड होता है ना, जेड, जेड के हम 3 नाम से होता है। एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक्स नंबर, एटॉमिक्स नंबर, एटॉमिक नंबर, या इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे बोलेंगे प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। इसे बोलेंगे हम न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये इनको ध्यान में देना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये हो गए जेड, जिसको 3 नाम से हम जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन सामान्य अवस्था में, बाकी कहीं ना कहीं आपके जब आयन अवस्था में आ जाएंगे ये चेंज हो जाएंगे। प्रोटॉन्स कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, वो स्थिर होता है, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें मैं आपको आगे बताता हूं। इसको सामान्यतः हम 3 नामों से जानेंगे। एक को हम 2 नाम से जानते हैं सामान्यतया, फर्स्ट एंड सेकेंड। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, जिसे एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट। इससे द्रव्यमान परमाणु भार, और इसे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, एक हम 2 नामों से जानेंगे। इसे जानेंगे एटॉमिक्स मास ऑफ एटॉमिक्स वेट, परमाणु द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है, परमाणु भार। इसको 2 नामों से जानेंगे। फिर इसके बाद एक यन इसी में आ जाता है, इसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोले, न्यूट्रॉन। इसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये इन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। आपको इसमें ए और जेड का मान तो दिया रहेगा, बट एन का मान नहीं दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का मान। तो उसके लिए एक फार्मूला हम आपको देते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर जेड प्लस एन। ये हो गया। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहां पे होगा एटॉमिक्स नंबर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां एटॉमिक्स नंबर होगा, एटॉमिक्स नंबर। देखिए इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ये इंग्लिश में सही लिखा था, एटॉमिक्स नंबर, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक्स नंबर, इन्हें 3 नामों से जानते हैं। एक को हम 2 नामों से जानेंगे, जिसे मास ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक वेट, जिसको द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, ये 2 नामों से। एक आता है यन, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका ओनली सिंगल ही नाम है, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें तीनों में एक रिलेशन होता है, ए, एन और जेड। ए, एन, जेड में क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है, यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणुओं का, उसके उस परमाणुओं को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो योगफल होगा उस परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या हो जाती है। तो ये एक रिलेशन होता है ए जेड एन में, ए बराबर जेड प्लस एन। ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परमाणु के स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी परमाणु की संरचना के लिए 3 मूल कणों की रिक्वायरमेंट होती है या जरूरत होती है। 3 मूल कण वो आपके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इन 3 मूल कणों से किसी भी परमाणु की संरचना को बनाया जा सकता है। 3 मूल कण, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परमाणु को जब हम उठाएंगे, लेंगे, तो उसमें ये आपके पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे। कितने? ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक वगैरह, ये इनके मैंने आपको नाम बता दिया कि जो जेड होगा उसे हम 3 नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक। और जो ए होगा एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, ये नाम से। एन को न्यूट्रॉन ही बोलेंगे। तो इनका तीनों का मैंने रिलेशन बताया, ए बराबर जेड प्लस एन। ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके बाद हम कोई भी एटम्स लेते हैं। जैसे हमने लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले देख लेते हैं, फिर उसमें पार्टिकल से बताते हैं आपको। कोई भी परमाणु होगा, कोई क्या 118 एलिमेंट्स के अलावा और कोई परमाणु हो ही नहीं सकता। तो 118 एटम्स में आप कोई भी जब एटम्स को उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे, तो उसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तो उसमें 3 पार्टिकल्स होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे हमने लिया कार्बन से 612, ये 612 कार्बन है, ये है 612। अब हम करेंगे क्या कि इसकी जो है हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हम कैसे करेंगे? पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बताते हैं कि जैसे कार्बन के आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक। एक न्यूक्लियस होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इनकी सबकी डिस्कवरी है, कैसे खोज हुई है। अभी मैं एक बेसिक केमिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, कहां से केमिस्ट्री को उठाते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पढ़ना, सीखना और जानना। कैसे स्टार्ट करते हैं? तो जब भी कोई एक परमाणु होगा तो परमाणु को एक न्यूक्लियस होगा जरूर, एक नाभिक होगा जरूर। तो उस नाभिक में न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। इस नाभिक में न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, 2 पार्टिकल्स। नाभिक में 2 पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इनका एक बाहरी सेल होता है जिसे हम कोश कहते हैं। ये कोश कहते हैं। इन कोश में होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चक्कर काटते हैं, वो स्थिर अवस्था में नहीं होते। लेकिन किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में जो 2 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये एकदम स्थायी अवस्था में होते हैं। एकदम ये स्थायी अवस्था में होते हैं। अब इनके बाहरी सेल पाए जाएंगे इनके साइड में, इनको हम कोश कहते हैं, कोश, सेल या कोश। इन कोश में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इन कोश में होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स भ्रमण करता है, नाभिक के चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल का नाम है के एल एम एन। 7 सेल, मैक्सिमम 7 सेल बनेगा, क्योंकि इन्हीं सेल में होते इलेक्ट्रॉन। और कुल 118 इलेक्ट्रॉनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कैसे 118 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है? तो यहां पर हमने आपको परमाणु स्ट्रक्चर बताया कि परमाणुओं के एक नाभिक होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो नाभिक धनात्मक होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। नो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो इसलिए नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक। बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेल, कोश में चक्कर काटते हैं, घूमते रहते हैं। ये हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी डिस्कवरी की बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचते होंगे क्योंकि इसका नाभिक होगा, नाभिक किसने खोज किया? रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरियां हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आइए देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद क्या बताते हैं हम आपको? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास। जैसे कोई भी परमाणु लिया हमने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इस तरीके से हम 20 तक लिखेंगे। कैल्शियम 20, 40। ये तो इसमें क्या है कि हम पहले परमाणुओं का परमाणु क्रमांक याद करेंगे। जब तक हम परमाणु क्रमांक नहीं याद कर पाएंगे तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, वही फ्लॉप हो जाएंगे। इसके लिए आपको 1 से 20 तक तो याद करना ही पड़ेगा। तो जैसे
हमने आपको पहला लिया हाइड्रोजन, एटॉमिक्स नंबर 1, उसका नंबर दिया रहेगा, दिया नहीं, आपको याद करना पड़ेगा इसको। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, नाइट्रोजन 7, इस तरीके से 20 तक आपको याद करना होगा। तो इसका जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, एटॉमिक्स नंबर, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणुओं का क्रम सीरियल, इसमें से हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर है, इसीलिए इसका होता है क्रमांक। हीलियम आपका सेकंड नंबर पर है, इसका है क्रमांक। लिथियम आपका थर्ड नंबर पर है, इसका है क्रमांक। ये इन्हीं को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब आता है द्रव्यमान संख्या को कैसे निकाली जा सकती है। द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर की जो संख्या होती है, ऊपर नीचे, मैं एक आपको तरीका बताता हूं, बेहतरीन तरीका बताता हूं कि ऊपर नीचे कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे। भाई नीचे वाला तो हमको 20 तक याद करना है, इसी को एटॉमिक्स नंबर कहते हैं। ऊपर वाले को याद करने के लिए हम एक बेहतरीन तरीका आपको ये बताते हैं कि आपका जो नीचे वाला उसको आप डबल कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, उसके एटॉमिक मास निकल आएगी तुरंत। ऊपर वाला भारी, नीचे वाला हल्का। जैसे हाइड्रोजन 1H1, कुछ एटम्स हैं जिनको विशेष ध्यान देना है, उसको आप स्पेशल गेस्ट मानिए। जैसे अभी अब आपको बताते हैं इसमें कौन कौन है, तो बता ही देते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, स्पेशल गेस्ट 1, 1, 11, 23, 17, 35.5, 19, 39, ये स्पेशल गेस्ट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी बचे 4, ये 4 है, बाकी बचे 16। इन 16 परमाणुओं को जो बचे हैं, इनको आपको डबल कर देना है। जैसे हीलियम का कितना होता है 2, इसका हो जाएगा 4, हीलियम का 2, इसका हो जाएगा 4, लिथियम का 3, इसका हो जाएगा 6, कार्बन का 6, इसका हो जाएगा 12। बस आपको डबल कर देना, उसके एटॉमिक मास निकल आएगी तुरंत। डबल कर दीजिए, एटॉमिक मास आ जाएगी। लेकिन आप इनको डबल मत करना, नहीं फंस जाएंगे। जिसे स्पेशल दर्जा दिया जाता है, स्पेशल गेस्ट दिया जाता है कि इनको आपको डबल नहीं करना है। हाइड्रोजन 1H1, सोडियम 11, 23, इसको आपको याद करना 4, बाकी बच्चे 16, इसको आप डबल कर दीजिए, बेशक कर दीजिए। तो 1H1 ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक लिया जाता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, इसका नाम है टाइट्रियम। 3 समस्थानिक हाइड्रोजन, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि द्रव्यमान संख्या को कैसे ऊपर वाले नंबर को कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया कि 1 से 20 तक आपको याद करना है। इसके बाद नीचे वाले क्रम तो 1 से 20 याद ही रहेगा, ऊपर वाले को इन स्पेशल गेस्ट को छोड़ करके, ये स्पेशल गेस्ट, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। स्पेशल गेस्ट में जो होते हैं आपको पता ही है, जो जीजा होता, फूफा होता है ना, ये सारे सब स्पेशल गेस्ट होते हैं। इनको जो है छोड़ करके यहाँ छोड़िएगा, बाकी हर जगह मत छोड़िएगा। तो यहाँ पे आप इनको छोड़ करके बाकी जितने उसको आप डबल कर दीजिए। तो हाइड्रोजन 1H1, हीलियम 2, He4, इसके बाद आप डबल कर दीजिए। आइए प्रैक्टिस कराते हैं आपको। जैसे हमने लिया, कोई भी एटम्स उठाया, 1 से 20 तक उठाएंगे। 1 से 20 तक में हमने लिया सल्फर, सल्फर 16, ये स्पेशल गेस्ट नहीं है, ये स्पेशल नहीं है, 16 है, इसको दुगना करिए, आप बिना पूछे दुगना करिए, 32 हो गया एटॉमिक मास ऊपर वाला। अभी मैंने आपको एक्स जेड ए ये डिनोट किया था, एक्स जेड ए, जेड एक्स ए, एक्स कोई एटम्स, सल्फर, कंपेयर करिए एक्स और सल्फर। तो जेड 16, जेड बराबर 16, ए बराबर 32, कंपेयर कर दीजिए, जेड 16, ए 32, क्लियर हो गया होगा। और एक्स सल्फर जी हो गया क्लियर। अब इसमें पूछें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास या आपका एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे हम। तो जेड को मैंने अभी आपको इसके पीछे बताया, 3 नाम से जानते हैं। अगर पूछे आपसे सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, सल्फर में कितने प्रोटॉन, 16, सल्फर का एटॉमिक मास 16, ये हो गया, जेड को कहते हैं इसे। लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंजेबल होता है, बदल जाता है कहीं ना कहीं, वो कहां बदलेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ए क्या होता है 32, उसका डबल कर दीजिए, उसका आपका एटॉमिक वेट आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा।
तो अगर जो मैं ए बराबर जेड प्लस या न्यूट्रॉन निकालना चाहूं, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो बस ये वैल्यू को आपको पुट करना है। ये वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो ए की जगह पर हम रखेंगे 32, जेड की रखेंगे 16, न्यूट्रॉन तो है ही है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 16। ये आपका क्लियर हो गया होगा, 16 न्यूट्रॉन। अब सुनिए, इसका मैं आप और इससे बेहतरीन तरीका बताता हूं, बिना पेन कापी उठाए आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे? इन चारों स्पेशल जो गेस्ट थे इनको छोड़ करके, कौन कौन, फिर से लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये 4 गेस्ट, इनको छोड़ करके, फिर मैं कह रहा हूं यहां छोड़िएगा और कहीं मत छोड़िएगा। तो ये आपके हैं हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। इसके बाद आपके जो भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं का जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। कोई सा भी आप निकाल के चेक कर लो अब चाहे तो। जैसे मैंने कोई परमाणु लिया हीलियम, हीलियम को 2 होता है 4 होता है, ये हीलियम परमाणु लिया 2 होता है और क्या होता है 4 होता है। इसमें हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन के लिए ए बराबर जेड प्लस एन। ए का मान 4 है, जेड का मान 2 है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना आ गया 2। ये न्यूट्रॉन भी 2 आ गया, जेड बराबर 2, प्रोटॉन भी 2 है। मैंने अभी बताया ना आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, सॉरी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा इन 4 स्पेशल गेस्ट को छोड़ करके। बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स, उसमें न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन के सेम होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसको हमको डबल करने पे प्राप्त होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी जिसे संयोजकता कहते हैं। संयोजकता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये संयोजकता कैसे निकालेंगे, आपको कई तरीके से संयोजकता को बताया जाएगा। पहले तो आइए हम आपको बहुत लंबी लेंदी विधि बताते हैं कि वैलेंसी को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, फिर हम वैलेंसियों को काउंट करेंगे, तब हम बताएंगे। वो एक बेस्ट तरीका होता है, सही मायने में एक बेस्ट तरीका होता है। बाकी अगर जो हम आपको ऐसे भी बता देंगे, पहले आप बेस्ट तरीका जानिए, पहले आप खड़े होना सीखिए कि कैसे वैलेंसी आई, कहां से आई, बाकी ऐसे तो बता ही दिया जाएगा। तो जैसे क्या है कि आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपके जो है आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए वैलेंसी के लिए हम आपको बोर-बरी का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। बोर-बरी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है सेलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सेलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे के एल एम डॉट डॉट, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 8, तीसरे में आएगा 18, चौथे में आएगा 32, पांचवें में आएगा 50, छठवें में आएगा 72, सातवें में आएगा सातवें में 102 यानी स्क्वायर टू अकॉर्डिंग 2 49 18 98, ये 98 ये आया कहां से? ये आया है 2n स्क्वायर, एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। n जो होता है वो ऊर्जा स्तर होता है, सेलों की संख्या होती है, सेलों की संख्या। देखिए कैसे आप n बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे 2 1 का लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में होगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 98 सॉरी 49 49 98। जैसे अभी हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि मैक्सिमम 7 सेल्स, अगर जो आप इससे अधिक लेंगे, जैसे 8 लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 8 लेंगे 2 गुणे 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 64, तो 8 128, क्योंकि 128 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 128 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने आपको बताया 118 इलेक्ट्रॉन होता है बस,
इससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए 7 सेल ये आपका बन गया, 7 सेल में ही हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से हमने 2, 8, 18, 32, 56, 72, 98 ये सब मैंने आपको बताया। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है कैसे वैलेंसी को निकाली जाए, कैसे वैलेंसी को फाइंड की जाए वो देखिए। जैसे सोडियम, सोडियम के इलेक्ट्रॉन होता है 11, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 1, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और यही अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी 1। इसका क्रम होता है कि वैलेंसी जो होती है वो जो है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक वैलेंसी क्या होगी, बढ़ती है, फिर क्रम से क्या होती है, घटती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 जी, ये वैलेंसियों का क्रम है। 1 से 4 तक बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगी, 1 से 4 तक बढ़ेगी फिर जो होगी वो क्रम से घट जाती है वैलेंसी। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अभी हमने आपको बताया, और एक का प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे हमने लिया कैल्शियम लिया 20, 2, 8, 8 के बाद 18 आना चाहिए, आप काउंट करिए, 18 तो 20, 8, 28, हमको 20 तक ही लेना है, 20 से एक्स्ट्रा नहीं लेना। ये पहुंच गया 28। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसका एक जो सेल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। ये सेल जिसमें पूरी इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इसको हम रिपीट कर देते हैं। जब इसको रिपीट करेंगे ये हो जाएगा 2, 8, 8। अब इसके बाद जो बचा उसको आप रख दीजिए, सेटिस्फाइड हो जाएगा। 4 सेल बनेंगे इसमें, 4 सेल। पहला सेल के एल एम एन तक जाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो 2 होगी, वैलेंसी 2 होगी। अब इसके बाद देखिए वैलेंसी 2 हो गई। अब हम वैलेंसियों का थोड़ा क्रम हम आपको बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे, खटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट करते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं वो समझिए। अगर जे के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का योगफल 8 होना चाहिए, 8 होगा तभी ठीक है। तो पहले के पास 1, बी के पास 7, दोनों को कंबाइन करिए 8 होना चाहिए। कोई भी परमाणु, जैसे मान लो सपोज दैट ए के पास हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, बी के पास हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, एक फार्मूला प्रिपेयर करते हैं, वो जो करेंगे वो A7B1 करेंगे, A7B करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ जाएंगे, बट ये वैलेंसी 7 होती नहीं है, ये वैसे हम आपको बता दी अभी फिलहाल। इसके लिए करेंगे क्या, एक परमाणु ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है ना, एक साझा होता है, समझौता होता है, समझौते का प्रक्रिया होती है इसमें। तो ए वाले जो होगा वो बी वाले से बोलेगा, बी वाला ए वाले से बोलेगा कि भाई साहब हमको 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए तो मेरा 8 पूरा हो जाए, क्योंकि ऑक्टेट रूल होता है, हर परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, हर मायने में उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा ना, वैसे वो निष्क्रिय हो जाएगा, और वो जो निष्क्रिय एलिमेंट्स होते हैं वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल के 18वां समूह होता है, हीलियम परिवार वाले, वो सारे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ये अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो निष्क्रिय, फिर क्रिया करने योग्य होगा ही नहीं वो। तो बी वाला जो है वो ए वाले से बोलेगा कि भाई साहब हमको आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो मैं अपने आप को स्टेबल समझूंगा, स्थायी हो जाऊंगा। तो इस तरीके से ए वाला बी वाले को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन दिया कौन, ए, किसको दिया, बी। और याद रखना जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस होता है। जिस बात पर जरूर ध्यान देना, जो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपकी निर्धारित करती है, जिसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, यही क्या करती है, ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। जो इलेक्ट्रॉन देगा और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास उतना प्लस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास उतने माइनस हो गए। देखते हैं, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 6, 6 2 8, 6 2 8। अब बी वाला ए वाले से कहेगा भाई साहब आपको तो 6 की जरूरत है, मुझे तो आपको 6 को मुझे 2 की जरूरत, मुझे कम जरूरत है, तो समझौता कर लेते हैं हम। समझौता हो जाएगा, या आपस में समझौता कर लेंगे, हो जाएगा। बी वाले ने ए वाले से कहा कि भाई साहब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो मेरा ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, अष्टक नियम मैं सेटिस्फाइड कर जाऊंगा।
तो बी वाले जब ए वाले से बोलेगा कि भाई साहब मुझे इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो पहले तो नहीं देगा, तो इसके बाद देगा ये। तो अब इसके बाद जब 2 दे देगा तो इसके पास हो गया 8। आइए आपस में संयोग कर लेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता ही आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन 2 दिया बी को, तो जब 2 दिया तो इसके पास 2 प्लस होगा, इसने 2 लिया तो इसके पास डबल माइनस होगा, डबल माइनस होगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं, अब इसी में आगे चलते हैं। ए के पास 3, बी के पास 5। अब मामला थोड़ा सा करीबी आ रहा है, मामला थोड़ा सा करीब में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बी वाला ए वाले से बोलेगा कि भाई साहब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, लेकिन ए वाला कहेगा क्या कि बहुत लियो हमसे। अब हम बताई थे, तो ए वाला कहेगा कि हमको ही दे दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन। अंत में ये काफी लड़ाई चलेगी, समझौता होगा, लेकिन अंत में यही समझौता होगा कि ए वाले को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा बी वाले को, हर हाल में देगा वो, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 5, ये रूल्स है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन 3 इसको दे देगा ना, तो इसके पास 3 प्लस, इसके पास 3 माइनस। जो देगा वो प्लस, जो लेगा वो माइनस, इस तरीके से। 3। अब देखिए, अब इसके पास हो गया 4, तो इसके पास कितना होना चाहिए? इसके पास भी होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4। अब इसमें आप समझ गए होंगे अब कौन किससे लेगा, कौन किसको देगा। यही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 से 1 तक डिक्रीज होती है। ये अब जब 4 हो गया, अब कौन किससे मांगेगा? किसी से नहीं मानेगा, क्योंकि अब इसको भी तो जरूरत है। अब जब ये मांगेगा तो ये भी कह देगा मुझे ही दे दो 4 इलेक्ट्रॉन, भाई अभी तक हमें देना, तुम्हें दे दो हमको, तो ये इससे लेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ये जो 4 हो गया ना किसी से लेंगे और ना किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन। और हाँ, विशेष कंडीशन फंसने पर ये 4 का 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 का 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। ये कंडीशन याद रखना कि जब भी 4 इलेक्ट्रॉन फंसेगा लास्ट में, ये 4 दे भी सकते हैं और 4 ले भी सकते हैं। इसीलिए ये जो कार्बन परिवार के एलिमेंट्स होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। ये हो गया। अब ये प्रक्रिया पलट रही है, ये 5 हो गए, बी हो गया 3, अब ये पलट गई प्रक्रिया, तो अब इसकी बैलेंसी हो जाएगी, ए की बैलेंसी हो जाएगी 5 नहीं होगी। 5 बैलेंसी, मैंने कहा ना बैलेंसी 5 होती ही नहीं है, वो विथ रेयर कंडीशन होती है। 5 होगी, 6 होगी, बट 5 ऐसे बैलेंसी नहीं होगी। इसको हम करेंगे क्या, 8 से घटा देंगे। ए का मान कितना आया 5, तो 8 से 5 को घटाएंगे तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3। अब चूंकि प्रक्रिया पलट गई है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये माइनस और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन 4 आ जाएगा तो ये मध्यस्थ अवस्था होती है, ना तो लेता है इलेक्ट्रॉन ना तो देता है। 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब वो लेने का प्रक्रिया समझेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा ना तो हो जाएगा माइनस। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित होते हैं तो उनको आपको 8 से घटाना पड़ेगा। जैसे 5 आया, 8 से घटाइए 3, फिर ए के पास आपका 6 आया, अब बी के पास आ गया आपके पास 2, इसकी बैलेंसी 6 है। 6 बैलेंसी नहीं होगी, इसको 8 से घटा देंगे, 8 माइनस 6 बराबर 2, इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी बैलेंसी होगी 2। इस तरीके से बैलेंसियों का नियम होता है। आइए देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 सवाल। जैसे कोई भी परमाणु लिया मैंने, ऑक्सीजन 8, क्योंकि स्पेशल गेस्ट है इसको दुगना कर दीजिए 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, उसी के अकॉर्डिंग 2, 8, 18, 32, 50, 72, 49, 98, इसके अकॉर्डिंग आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, बट इलेक्ट्रॉन ये लेगा। देखिए वैलेंसी आपको प्लस माइनस नहीं करना, ये नहीं प्रदर्शित करता वैलेंसी प्लस माइनस, ये ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है प्लस और माइनस, क्योंकि वैलेंसी इसकी होगी 2। लेकिन अगर जो आपसे पूछे कि ऑक्सीजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पूछे कि ऑक्सीजन ऋणात्मक एटम्स होता है कि धनात्मक एटम्स होता है, तो जब हमने अभी आपको बताया 1 से लेकर के 3 तक हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन देंगे। वो 4 के बाद इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, तो उनके ऊपर देंगे तो प्लस, लेंगे तो माइनस। 4 से अधिक आ रहा है 5, 6, 7, तो श्योर है वो माइनस ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के अलावा वो देंगे नहीं। लेकिन ऑक्सीजन का 6 आया, इसकी बैलेंसी 2, नाइट्रोजन का 7 है, 2 और 5, इसकी बैलेंसी 3, क्योंकि लेगा इलेक्ट्रॉन ये। इसके बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है 9 होता है, 2 और 7,
साथ है इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा, लेकिन 3 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका डबल माइनस, ये हो गया डबल माइनस। इस तरीके से हम लोगों ने वैलेंसियों को क्लियर किया, वैलेंसियों को क्लियर किया। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस। सल्फर 16, 2 8 10 6 16, 6 वैलेंसी 2, 8 से घटा देंगे क्योंकि वो 4 से ज्यादा पहुंच रही है, इसलिए 8 से घटा देंगे। तो आप इसके बाद कोई भी ले, पोटेशियम 19, 2 8 18 नहीं पहुंचेगा भाई साहब, आप इसको रिपीट कर दीजिए, 8 को रिपीट कर दीजिए, दोबारा ले लीजिए, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8, और सॉरी वैलेंसी 8 नहीं होगी 1, 2 8 18 और 1 19, 8 10 8 18 1 19, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। लेकिन क्या किसमें होगी, प्लस में होगी कि माइनस में होगी, इसको आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसकी वैलेंसी प्लस होगी या माइनस होगी। तो इस तरीके से आपको वैलेंसी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताया। अभी जब आप बाउक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाएगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेगा वो। फिर भी आइए, अभी हमने आपको बताया, तो एक मैं आपको सीधा और सरल सीक्वेंस में बताता हूं, एकदम बेस्ट तरीका निकालने का। जैसे 10 के बाद के जो एटम्स होंगे, 10 के बाद, चलिए 10 ही ले लीजिए, 10 का जो आपका इकाई अंक है वो 0 है, इकाई अंक 0 है, इसकी वैलेंसी होगी 0। 11 का इकाई अंक 1 है, इसकी वैलेंसी होगी 1। 12 का जो है ये 10 11 12 में पता है क्या बता रहा हूं, परमाणुओं का एटॉमिक नंबर बता रहा हूं, पूरा लिख दे रहा हूं। अच्छा, नियान होता है 10 20, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8, 8 से घटा देंगे, वैलेंसी 0, इधर वैलेंसी में लिख रहा हूं, ये V वैलेंसी। नियान के बाद है सोडियम 11 23, स्पेशल गेस्ट है भाई साहब ये, इसको मत गुस्सा होने देना आप लोग। 11 है तो इसका इकाई अंक 1 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1, इसका वैलेंसी हो जाएगी 1। इस तरीके से मैग्नीशियम है 12 24 दुगना, इकाई अंक 2, इसकी वैलेंसी 2 8 और 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इस तरीके से 13 लेंगे तो इसकी वैलेंसी 3, 14 लेंगे तो इसकी वैलेंसी 4, 15 लेंगे तो इसकी वैलेंसी 5 न रख देना, 3 से इसको हम घटा देंगे, सॉरी 8 से घटा देंगे तो इसकी वैलेंसी 3। जब आप 16 लेंगे तो इसकी वैलेंसी 2, 17 लेंगे तो इसकी वैलेंसी 1, 18 लेंगे तो इसकी वैलेंसी 0, आप 19 लेंगे तो इसकी वैलेंसी, अब ये वाला चलेगा 19 के बाद इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, या 20 लेंगे तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। बस ये आपको क्लियर हो गया, बेस्ट तरीका। इसको पहले बताता तो आपको क्लियर ना होता। तो ये याद रखना, 1 से 4 तक वैलेंसी बढ़ेगी फिर क्रम से घटती है। ये हमने आपको आज की वीडियो में वैलेंसी तक बताया। कल एक हमारी और वीडियो होगी, इतने टाइम की वीडियो होगी, ये आपका ये अभी अधूरा है, इसके बाद आधा और क्लियर हो जाएगा। तब आपको एक वीडियो में दोनों आपको बेसिक केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग, जिससे आप चल सकते हैं, चलेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल एकेडमिक पॉइंटर में आप बने रहिएगा, और उसमें इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ये वाली वीडियो। और इसमें जो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि प्लस होगा, वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होती, लेकिन वो पोटेशियम प्लस होगा या माइनस होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस तरीके से हमारा यूट्यूब चैनल एकेडमिक पॉइंटर में आप बने रहिए। इसमें आपको जितने भी आपके एकेडमिक एग्जाम वगैरह होते हैं, सारे एग्जाम की तैयारियां बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से कराई जाती है, और सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। इस हमारे एकेडमिक यूट्यूब चैनल है एकेडमिक पॉइंटर, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक पॉइंटर में आप बने रहिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करिएगा। धन्यवाद।